दोस्तों, यूनिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें 4 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा था फैक्टर्स, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था सीरीज, तीसरा टॉपिक अपना था नंबर ऑफ जीरोज और चौथा टॉपिक था इसका यूनिट डिजिट। अब इन 4 टॉपिकों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के हैं, जो मेंस लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। आज के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, और फिर यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नंबर 1 में आपसे बोला गया है 40 की घात 1 मल्टीप्लाई 39 की पावर 2 मल्टीप्लाई 38 की पावर 3 मल्टीप्लाई 37 की पावर 4 मल्टीप्लाई अप टू 1 की पावर 40 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने एक टॉपिक पढ़ा था शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। यदि 2 का मल्टीप्लाई 5 से करते हो तो एक शून्य प्राप्त होती है। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्य प्राप्त होती हैं। ये हमने सीखा था अपने शून्यों की संख्या जब टॉपिक पढ़ा था उसमें। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से देख पाओ, यहाँ पे है देखो 40 है, 40 के ऊपर है 1 है। यदि इन दोनों का योगफल करें तो 41, 39 और 2 का योगफल करें 41, इन दोनों का योगफल करें ये भी 41 होगा, इन दोनों का योगफल 41 होगा और इन दोनों का योगफल 41 होगा। और हमें पता है जब लगातार संख्याएं होती हैं उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए केवल ये देखते हैं कि 5 कितनी बार है। जितनी बार 5 होता है उतनी ही शून्य प्राप्त होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इसमें 5 कितनी बार है। तो इसमें 5 का पता कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि 5 किस में आएगा। 5 आएगा केवल 5 के फाड़े में, और 5 के फाड़े में हमें पता है कि 5 के फाड़े में 40 आएगा, तो 40 तो रहेगा और 40 की पावर कितनी रहेगी 1। 5 के फाड़े में क्या आएगा, आगे आगे चलोगे तो हमें पता है कि 35 आएगा, 35 वो भी 5 के फाड़े में आता है, तो हमें पता है 35 भी 5 के फाड़े में आएगा। लेकिन हमें पता है 40 की घात 1 है तो 35 की घात कितनी होगी। हमें पता है कि दोनों का योगफल करने पे 41 होना चाहिए, तो 35 की पावर होनी चाहिए 6, और 6 और 35 कितना हो जाएगा 41। फिर 5 के फाड़े में क्या आएगा 30 आएगा, 30 की पावर कितनी होगी 11, क्योंकि दोनों का योगफल होना चाहिए 41। आगे बात करें तो फिर आएगा 5 के फाड़े में 25, क्योंकि कम होती जा रही है श्रृंखला, तो आगे चलेंगे तो 5 के फाड़े में 25 है और इसकी पावर होगी 16, क्योंकि इन दोनों का योगफल 41 भी होना चाहिए। आगे बात करें तो होगा 20 है और 20 की पावर होगी 21 है, फिर होगा 15, 15 की पावर होगी 26 है, फिर होगा 10 की पावर होगी 31 है, और फिर होगा 5 की पावर होगी 36, क्योंकि इन दोनों का योगफल होना चाहिए 41। हमने ये भी सीखा था कि देखो 5 में 5 कितनी बार आता है, 1 ही बार आता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1 है, और 5 गुणा 1 का मतलब इसमें 5 कितनी बार है 1 बार। अब 5 की पावर 36 से तो 5 कितनी बार हो जाएगा 36 बार हो जाएगा, 5 हो जाएगा 36 बार। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है 36 बार। यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा 31 बार, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2, क्योंकि 10 में 5 कितनी बार 1 बार, और इसकी पावर 31 है, तो इसमें 5 कितनी बार आएगा 31 बार आएगा। इसी प्रकार 15 में 5 कितनी बार आएगा 26 बार आएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 20 में 5 कितनी बार आएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 4, तो इसमें 1 बार और पावर कितनी 21, तो 5 कितनी बार आएगा 21 बार आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बात करें तो 25 से 25 में 5 कितनी बार आता है 2 बार, इसमें 5 कितनी बार आएगा 2 बार, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5 गुणा 5 है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई, इसकी पावर होगी 16। तो इस 5 की पावर भी 16 हो जाएगी, और इस 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 से, मतलब 25 में 5 कितनी बार आएगा 32 बार आएगा।
इसी प्रकार 30 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 गुना 6 और 5 गुना 6 मतलब 5 कितनी बार? एक बार, और इसकी पावर कितनी है? 11 है, तो 5 कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। इसी प्रकार 35 में 5 एक बार आता है, क्योंकि 7 गुना 5 लिख सकते हैं, 7 गुना 5, इसमें 5 कितनी बार? एक बार, और पावर कितनी रही? 6, तो 5 कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। और 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 5, 8 गुना 5 में 5 कितनी बार? एक बार, और इसकी पावर कितनी है? एक ही है, पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 5 कितनी बार? एक बार। इन सबका योगफल वही होगा अपने शून्यों की संख्या। इनको जोड़ेंगे तो हमें पता है 1, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। आगे देखेंगे तो 3, 6, 8, 10, 13 और 1 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 164। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 164। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है कि इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पहले वाला जो क्वेश्चन देखा वो सेम क्वेश्चन था। यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो हमें पता है कि 50 और 3 दोनों को जोड़ने पे 53 बनेगा, 49 और 4 53 होगा, 48 और 5 53 होगा, 47 और 6 53 होगा, 1 और 52 भी 53 होगा। मतलब संख्या और घात को जोड़ने पे योगफल 53 आ रहा है। और हमें यह भी पता है कि सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, लगातार संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए केवल और केवल हमें 5 को काउंट करना होता है। जितनी बार 5 आएगा उतनी ही शून्य प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन की भी बात करें तो हम ये बोलेंगे, देखो 5 किस में आएगा? 5 के फाड़े में, तो 5 के फाड़े में तो 5 आएगा, तो 5 में आएगा एक। तो 5 की पावर कितनी होगी? तो 5 की पावर होगी 48, क्योंकि 5 और 48 कितना हो जाएगा? 53। फिर 5 किस में आएगा? 10 में, तो 10 की पावर कितनी होगी? 43, दोनों का योगफल 53। फिर 15 की पावर होगी 38, 38 और 15 कितना होगा? 53। 20 की पावर होगी 33, 20 और 33 होगा 53। 25 की पावर होगी 28, 28 और 25 होगा 53। इसी प्रकार बात करें तो 30 की पावर होगी 23, फिर की पावर होगी 18, फिर आगे बात करें 40 की पावर होगी 13, फिर 45 की पावर होगी 8 और 50 की पावर होगी 3। इन सभी संख्याओं में 5 आ सकता है और किसी संख्या में 5 आने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें यह भी पता है कि 25 में 5 2 बार आता है, 50 में 5 2 बार आता है, फिर 76 में भी 5 2 बार आता है और 100 में भी 5 2 बार आता है, और बाकी संख्याओं में 5 एक एक बार आएगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो 5 में 5 एक बार आएगा, तो 5 कितनी बार आएगा? यहाँ पे 48 आता है तो 48 बार ही रहेगा। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो 10 में 5 कितनी बार आता है? एक बार। घात 43 है तो यहाँ पे 43 का 43 रहेगा। 15 में भी 5 एक बार आएगा तो 38 का 38 रहेगा। 20 में 5 एक बार आएगा तो 33 का 33 रहेगा। लेकिन 25 में 5 2 बार आता है, 25 में 5 2 बार आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 28 कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो 28 प्लस 28 से एक बार 28 और फिर दोबारा 28, क्योंकि 25 में 5 2 बार, तो ये पावर भी कितनी बार आएगी? 2 बार। यहाँ पे बात करें 30 में 5 एक बार तो 23 का 23 रहेगा। 35 में 5 एक बार तो 18 का 18 रहेगा। 40 में 5 एक बार तो 13 का 13 रहेगा। 45 में 5 एक बार तो 8 का 8 रहेगा। और 50 में 5 2 बार तो 3 कितनी बार आएगा? 2 बार, एक बार 3 और फिर दोबारा से 3 होगा। ध्यान से देखोगे, अब ऐसे नहीं कि इनको अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो। बाकी हमें पता है कि 28 और 3 को छोड़ दो, बाकी ये श्रृंखला बन रही है 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, ये एक श्रृंखला बन रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि श्रृंखला का पहला पद क्या रहेगा? 3 प्लस दूसरा क्या रहेगा? 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 33, चलते जाएंगे आगे 38 प्लस 43 प्लस 48, ये श्रृंखला रहेगी। और लास्ट में हम 28 और 3 को जोड़ के और ऐड कर देंगे। ये श्रृंखला, इस श्रृंखला में कितने पद हैं तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो पद कितने हैं 10 से। हमने सीखा था जब नंबर ऑफ जीरो सीखा था उस टाइम पे कि योगफल करते हैं n/2 फिर आगे देखते हैं पहली संख्या प्लस से आखिरी संख्या, पहली संख्या प्लस से आखिरी संख्या। इस फॉर्मूले से हमें लगातार संख्याओं का या गैप समान हो तो उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है n की वैल्यू कितनी है 10 है, क्योंकि ये संख्या कितनी है 10 है, तो n की वैल्यू है 10 और बटे में कितना रहेगा तो 10/2 n/2 10/2। पहली संख्या है 3 और आखिरी संख्या है 48। पहली संख्या 3 आखिरी संख्या 48, दोनों का योगफल करेंगे तो कितना होगा 51 होगा। हमें पता है कि 2 से कैंसिल होगा कितनी बार 5 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है ये 25 ये 5 कितना हो जाएगा 255। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 255 आएगा। तो 255 प्लस एक्स्ट्रा में कितना रह गया 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 से 28 और 3 हो जाएगा 31। अब देखोगे ये 6 यहाँ पे है 8 और ये हो जाएगा 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 5 आएगा 286 बार। यदि 5 286 बार है इसका मतलब शून्य भी कितनी होगी 286। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 286। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे पूछा गया है कि इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या क्या होगी हमें बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में फर्क है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस इस प्रकार से था, और लास्ट में था मान लो कि 40 फैक्टोरियल, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में उस वाले क्वेश्चन में फर्क है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था इकाई का अंक, लेकिन हम इकाई के अंक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं शून्यों की संख्या। अब इसमें शून्यों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन लोग छोड़ के आते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बताओ, ऐसे कर सकते हैं क्या कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाई। 2 फैक्टोरियल का मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि 1 गुणा 2 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 गुणा 2, 2 तक गिनती लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है। आगे बात करें 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 होगा। इसी प्रकार से लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। इसी प्रकार हम बात करें 4 फैक्टोरियल की तो हम बोलेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये होगा 4 फैक्टोरियल का मान। इसी प्रकार से चलते जाएंगे, लास्ट में 30 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इस प्रकार से चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा 30 तक चलेगा। ये किसकी वैल्यू होगी ये 30 फैक्टोरियल का मान होगा। इसी प्रकार से आप लिखते जाओगे तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आई कि देखोगे ध्यान से तो 1 कितनी बार आएगा 1 आएगा। देखो 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा, 1 तो सभी में आएगा। तो 1 कितनी बार आएगा 30 बार आएगा। तो 1 तो आएगा 30 बार, तो 1 की पावर तो कितनी हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई। फिर बात करें 2 कितनी बार आएगा तो हम बोलेंगे देखो 1 में 2 नहीं आएगा, 2 में इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, सभी में 2 आएगा। तो 2 कितनी बार आएगा 1 को छोड़ दो तो 30 में से 1 को छोड़ा तो कितना रह गया 29 बार। तो 2 कितनी बार आएगा 29 बार आएगा। 2 कितनी बार आना चाहिए 29 बार, क्योंकि 1 में 2 नहीं आएगा, बाकी सब में 2 आएगा। फिर बात करें 3 कितनी बार आएगा तो हम बोलेंगे 1 में भी 3 नहीं आएगा, 2 में भी 3 नहीं आएगा, बाकी में 3 आएगा। तो कितने रह गए फिर 28। तो ध्यान से देखो एक श्रृंखला से तैयार हो रही है, पिछले क्वेश्चन की तरह एक श्रृंखला तैयार हो रही है। 1 की पावर 30, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 31। तो हम बोलेंगे 4 की पावर कितनी होगी 27, क्योंकि ये भी कितना होगा 31। इसी प्रकार चलते जाएंगे तो ये 30 की पावर कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होगा 31 होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहां तक की ये बात समझ में आ गई तो आगे का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे हम बात करें कि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमें पता है कि जब भी लगातार संख्याएं होती हैं उसमें केवल और केवल हमें 5 को देखना है। जितनी बार 5 होगा उतनी ही शून्य प्राप्त होगी। तो हमें पता है कि देखो 5 किस में आता है 5 के फाड़े में, और 5 का फाड़ा हम लिखे तो 5 है, 5 की पावर कितनी होगी 26 होगी भाई, क्योंकि इन दोनों का योगफल 31 होना चाहिए। 30 और 1 31, तो 5 और 26 कितना हो जाए 31 हो जाएगा।
उसके बाद में 10 की पावर हो जाएगी 21, फिर हो जाएगी 15 की पावर 16, फिर 20 की पावर 11, इसी प्रकार 25 की पावर 6 और 30 की पावर कितना 1। इनमें ही तो 5 आने वाला है। ध्यान से देखें तो 5 में 5 एक बार तो 26 एक ही बार रहेगा, 10 में 5 एक बार तो 21 का 21 रहेगा, 15 में 5 एक बार तो 16 का 16 रहेगा, 20 में 5 एक बार तो 11 का 11 रहेगा, 25 में 5 दो बार तो 6 कितनी बार रहेगा 2 बार, 6 कितनी बार रहेगा 2 बार। अभी इस बात को हमने समझा है। आगे बात करें 30 में 5 एक बार तो ये 1 भी कितनी बार होगा 1 बार। आप ध्यान से देखोगे 1 6 11 16 21 26 ये एक श्रृंखला बन गई, ये एक श्रृंखला बन रही है। तो हम बोलेंगे श्रृंखला बन रही है 1 प्लस 1 के बाद में आएगा 6 प्लस फिर आएगा 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 26 और एक्स्ट्रा में क्या रहेगा 6, उसको लास्ट में जोड़ लेंगे। हाँ, यहाँ पे हम बात करें तो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था n/2 पहली संख्या और आखिरी संख्या। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी है 6 बटा कितना होगा 2 इंटू पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 1 प्लस 26 कितना हो जाएगा 27। ये कटेगा इससे कितनी बार 3 बार, 3 गुणा 27 कितना होगा 81, 3 गुणा 27 होगा 81। तो 81 तो ये हैं और 6 एक्स्ट्रा में है तो 81 और 6 टोटल कितना हो जाएगा 87। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें या इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या होगी 87। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हमें बात कर रहा है 1 से लेकर 100 तक के फैक्टोरियल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आप देखोगे 100 तक बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करोगे, अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बताओगे, तो हम वही बात करेंगे। ध्यान से देखें तो इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 1 गुणा 2, इसको 1 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आएगा 100 बार, यहाँ 100 तक जा रहा है तो 1 तो कितनी बार आ जाएगा 100 बार आ जाएगा। बात करें 2 कितनी बार आएगा, इन दोनों का योग 101 है तो हम बोलेंगे इन दोनों का योग भी 101, 2 99 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा 98, 4 कितनी बार आएगा 97। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब किस प्रकार से एक श्रृंखला बनती जाएगी और आगे ध्यान से देखें तो 100 कितनी बार आएगा तो 100 आएगा केवल एक ही बार आएगा, केवल लास्ट वाली संख्या में ही 100 आएगा और किसी संख्या में 100 नहीं आएगा। 100 फैक्टोरियल में 100 बनेगा, इसके अलावा किसी में 100 नहीं बनेगा। अब ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन में केवल हमें ये देखना होता है कि 5 किस किस में आएगा और जितनी बार 5 आएगा उतनी ही शून्य प्राप्त होगी। तो इसमें 5 का पता किस तरीके से लगाओगे, तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले मैं लिख के बता देता हूँ सभी संख्याओं को। तो हम देखेंगे तो 5 में 5 आता है तो 5 की पावर कितनी होगी भाई 96 होगी। 5 की पावर कितनी होगी 96 होगी। आगे बात करें तो 10 की पावर कितनी होगी 91 होगी, क्योंकि दोनों का योगफल 101, दोनों का योगफल 101 तो 15 की पावर कितनी होगी 86 होगी। हम बात करें 20 की पावर कितनी होगी, तो 20 के लिए हम ये बोल सकते हैं कि होगा 81, दोनों का योगफल 101। फिर बात करें 25 की पावर कितनी होगी 76 होगी, क्योंकि टोटल कितना होगा 101 होगा। आगे बात करें 30 की पावर कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 71 होगा 101। फिर बात करें 35 की पावर कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। 40 की पावर 61, 45 की पावर 56, 50 की पावर 51। आगे बात करें 55 की पावर 46, 60 की पावर हो जाएगी 41। फिर आगे लेके चले तो 65 की पावर होगी 36, फिर 70 की पावर होगी 31। फिर बात करें 75 की पावर होगी 26, 80 की पावर होगी 21। आगे और लेके चले इसको तो हम बोलेंगे 85 की पावर होगी 16, फिर 90 की पावर होगी 11। आगे हम बात करें तो एक है 95 की पावर 6 और 100 की पावर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि सभी का योगफल कितना होना चाहिए 101 होना चाहिए। इस प्रकार से आप संख्याओं को लिख लो समझने के लिए। आगे हम बात करें तो हमें पता है कि 5 में 5 एक बार तो 96 का 96 रहेगा, 10 में 5 एक बार 91 रहेगा, यहाँ पे 86 रहेगा, यहाँ पे 81 रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 76 कितनी बार आएगा 2 बार, एक बार एक्स्ट्रा रह जाएगा 76।
यहाँ पे बात करें इसमें 71 का 71 रहेगा, 35 में 66 का 66 रहेगा, 40 में 5 एक बार 61 का 61 रहेगा, इसमें एक बार 56 का 56 रहेगा, इसमें 2 बार तो 51 कितनी बार आ जाएगा 2 बार। एक बार श्रृंखला में एक बार एक्स्ट्रा रह जाएगा, एक्स्ट्रा वाले की बात भी हम करेंगे। आगे बात करें 55 में एक बार 46 का 46, 41 का 41, 36 का 36, 31 का 31, यहाँ पे आके चेंज होगा क्योंकि 75 में भी 5 कितनी बार होगा 2 बार, क्योंकि 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 25 में 5 कितनी बार होता है 2 बार, तो 75 में 26 कितनी बार 2 बार। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे कितनी बार आएगा 2 बार, क्योंकि इसमें कितनी बार आता है 2 बार आता है। 500 में 2 बार आता है। तो आप ध्यान से देखो किसी संख्या में चेंज नहीं होगा, घात में कोई चेंज नहीं होगा, केवल 25, 50, 75 और 100 इनमें 2 बार 5 आता है, 5 2 बार आता है, इसका मतलब घात भी कितनी बार हो जाएगी 2 बार। अब ध्यान से देखो 1 है 6 है, आगे बात करें 1 है 6, 11, 16, आगे बात करें 21, 26, 31, 36, ये एक श्रृंखला बन रही है, तो इस श्रृंखला को अलग से ले लेते हैं। यहाँ पे 1, 6, 11, 16 ये श्रृंखला बनती जा रही है, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस, इस प्रकार से एक श्रृंखला बन रही है। ये कहाँ तक जा रही है, ध्यान से देख के तो आ रही है 91 प्लस 96। इन सभी संख्याओं का योगफल करना है, कितनी संख्या हैं उन सभी संख्याओं का अपने को योग करना है। उनके योगफल में एक्स्ट्रा रह गया 76, 51, 26 और 1, इनको अलग से जोड़ के ऐड कर देना है। तो हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे n/2, n की वैल्यू मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, ये कितनी संख्या है। एक तरीका तो क्या है कि इन सबको गिन लो कि ये कितनी संख्या है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करो, लास्ट में से पहले वाले को घटा दो, लास्ट में से पहले वाले को घटा दो, तो 96 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 95। एक तरीका ये भी होता है, लास्ट संख्या में से पहली संख्या को आप घटाओगे तो 95, और फिर देखो इन दो के बीच का गैप कितने का है, देखो इन दो के बीच का गैप कितने का है, 5 का गैप चल रहा है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 19 से, और इसमें लास्ट में +1 कर दो। इस प्रकार से भी हम संख्या निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, संख्याओं की संख्या निकालने के लिए कि पहली लास्ट आखिरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना है। तो 96 में से 1 घटाया 95, और इसमें गैप का भाग दो, तो 95 में 5 का भाग दिया 19 और 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 20। संख्या कितनी होगी 20। या फिर आप ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो आपको पता है n की वैल्यू कितनी होगी 20, n की वैल्यू 20/2, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 96, 1 + 96 कितना हो जाएगा 97, इससे कटेगा कितनी बार 10 बार, 97 गुणा 10 कितना हो जाएगा 970। तो 970 तो यहाँ से बन गया, प्लस एक्स्ट्रा में कितना रह गया, एक्स्ट्रा में रह गया 1, एक्स्ट्रा में रह गया 26, 1 और 26 कितना हो गया 27, 1 26 27 और 51 हो जाएगा 78, 78 और 76 ये हो जाएगा 154। तो एक्स्ट्रा में आ गया 154, तो यहाँ पे लिखेंगे 154, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे देखेंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो इसमें 5 कितनी बार आएगा 1124। यदि 5 1124 बार है, इसका मतलब शून्य भी कितनी प्राप्त होगी 1124। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक होगा। 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है। तो आपको एक संख्या दे रखी है, उस संख्या में बोला है कि ये 17 फैक्टोरियल है में सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक होगा। सैकड़े का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी संख्या इस प्रकार से कोई संख्या होगी, तो ये जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, ये जो अंक होता है वो दहाई का अंक होता है, ये जो अंक होता है वो सैकड़े का अंक होता है। मतलब पीछे से तीसरे नंबर पे कौन सा अंक होगा वो हमें बताना है। पीछे से तीसरे नंबर पे कौन सा अंक होगा वो हमें बताना है। तो हमने टॉपिक पढ़ा था शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और फैक्टोरियल के क्वेश्चन में भी हमने शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखा था।
तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें केवल इतना ही सोचना था कि इसमें शून्य क्या शून्य हो सकती हैं। तो आप देखोगे 17 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालने के लिए 17 में ही किसका भाग दोगे, 5 का भाग, क्योंकि शून्य की संख्या निकालने के लिए 5 को काउंट करना होता है। 5 कितनी बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतनी ही शून्य प्राप्त होगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा 5 का ही भाग दे लो। 5 का भाग दोगे 17 में कितना, 3। इसका मतलब क्या होगी कि 17 फैक्टोरियल में लास्ट में कितनी शून्य होगी, 3। मतलब हम ये बोल सकते हैं लास्ट में 3 शून्य, यहाँ भी एक शून्य, यहाँ पे एक शून्य और यहाँ पे एक शून्य। लास्ट के 3 अंक तो पहले ही फिक्स हैं कि लास्ट में क्या आएगी, शून्य शून्य आएगी। अब यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा अंक होगा, लेकिन यहाँ भी हमें पूछा ही नहीं है। हमें तो ये पूछा है कि सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो हमें पता है इकाई के स्थान पे 0 होगा, दहाई के स्थान पे 0 होगा और सैकड़े के स्थान पे भी क्या होगा, 0। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों की आप 2, 4, 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन अपने फैक्टर टॉपिक से लिया गया है। हमने फैक्टर में गुणनखंडों का योगफल करना सीखा था, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। लेकिन समझना पड़ेगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर पाओगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि 50 डिब्बे तथा 50 व्यक्ति हैं। 50 ही तो डिब्बे हैं और 50 ही व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में एक पत्थर रखता है। पहला व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में एक पत्थर रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिब्बे 50 हैं। डिब्बे, ये पहला डिब्बा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। इस प्रकार से कुल मिला के डिब्बे कितने हैं, 50 डिब्बे हैं और व्यक्ति भी 50 हैं। पहला व्यक्ति क्या करेगा, प्रत्येक डिब्बे में पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी ऐसे करते 50 के 50 डिब्बों में एक एक पत्थर रखेगा। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में, दूसरा व्यक्ति प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर रखता है। मतलब जो दूसरा व्यक्ति होगा वो प्रत्येक दूसरे डिब्बे में, मतलब पहले को छोड़ के दूसरे में, फिर तीसरे को छोड़ के फिर चौथे में, इस प्रकार से मतलब 2 का फाड़ा होगा उन्हीं में वो पत्थर रखता है। मतलब दूसरे में रखेगा, चौथे में रखेगा, उसके बाद में 6वें में रखेगा, 8वें में रखेगा। तो प्रत्येक दूसरे डिब्बे में वो 2-2 पत्थर रखता है। आगे हम बात करें तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर रखता है। तीसरा व्यक्ति क्या करता है, तीसरे डिब्बे में मतलब पहले भी नहीं रखेगा, दूसरे में नहीं रखेगा, तीसरे में 3 पत्थर रखेगा। उसके बाद में 3 के फाड़े में भी, 3 के बाद में 6वें में रखेगा, फिर 9वें डिब्बे में रखेगा, 12वें में रखेगा, फिर रखेगा 15वें में। इसी प्रकार चलेगा। चौथा व्यक्ति भी ऐसा ही काम करेगा, 5वां व्यक्ति भी ऐसा ही काम करेगा और यही क्रम आगे भी चल रहा है। इसी तरह 50वां व्यक्ति 50वें डिब्बे में, 50वां व्यक्ति 50वें डिब्बे में 50 पत्थर रखता है। आगे उसने बोला है तो 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप बात करें तो 50वां डिब्बा, ये 50वां डिब्बा है। इस 50वें डिब्बे में ये पत्थर कितने होंगे, टोटल मिला के पत्थर कितने होंगे, ये आपको बताना है कि इसमें पत्थर कितने होंगे, टोटल पत्थरों की संख्या कितनी है वो बतानी है। देखो 50वें डिब्बे की हम बात नहीं करते, पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि चौथा डिब्बा है, इसमें बताओ कितने पत्थर होंगे। मैं बात करूं एक छोटे से क्वेश्चन की, मान लो कि क्वेश्चन 4 तक होता और मैं बोलता कि चौथे डिब्बे में कितने पत्थर होंगे, तो अपना जवाब ये होता कि इसमें पहला व्यक्ति पत्थर रखेगा और पहला व्यक्ति केवल कितना पत्थर रखेगा, 1 पत्थर रखेगा। इसमें पहला व्यक्ति रखेगा। फिर मैं बात करूं दूसरा व्यक्ति रख सकता है क्या, तो रखेगा। दूसरा व्यक्ति किस में रखता है, दूसरे में रखेगा, फिर किस में रखेगा, चौथे में रखेगा। हर दूसरे में रखता ना, तो दूसरे में रखेगा, फिर चौथे में, तो दूसरा व्यक्ति कितने पत्थर रखेगा, 2। तो यहाँ पे 2 पत्थर और आ जाएंगे। ये दूसरा व्यक्ति, तो इसमें कौन कौन रख रहा है, इसमें पहला रख रहा है और कौन रख रहा है, दूसरा रख रहा है। आगे बात करें तो इसमें क्या तीसरा रख सकता है, तो इसमें तीसरा नहीं रखेगा। तीसरा किस में रखेगा, तीसरे में, फिर 6वें में, 3 के फाड़े पे रखेगा, तो तीसरा नहीं रखेगा। इसमें कौन रखेगा, चौथा व्यक्ति रखेगा। अब चौथा व्यक्ति किस में रखेगा, चौथे में रखेगा, फिर 8वें में रखेगा। तो चौथा व्यक्ति कितने पत्थर रखेगा, चौथा व्यक्ति इसमें रखेगा 4 पत्थर रखेगा। तो चौथा व्यक्ति 4 पत्थर इसमें रखेगा। क्या 5वां रख सकता है, नहीं, ये आगे वाले तो इसमें रख ही नहीं सकते। तो इसमें कितने पत्थर है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने पत्थर, 7 पत्थर। इसमें कौन कौन व्यक्ति पत्थर रख रहे हैं, तो इसमें पत्थर रख रहा है पहला व्यक्ति, दूसरा और चौथा। चौथे डिब्बे की बात करें तो चौथे डिब्बे के लिए कौन कौन रखा, पहला व्यक्ति,
इसमें दूसरा व्यक्ति भी रख रहा है और इसमें कौन सा रख रहा है, चौथा व्यक्ति रख रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसमें वही व्यक्ति पत्थर रख रहे हैं जिनका भाग इसमें जाता है। 4 में 1 का भाग जाता है तो पहला भी रखेगा, 4 में 2 का भाग जाता है दूसरा भी रखेगा, 4 में 4 का भाग जाता है ये भी रखेगा। मैं आपसे पूछूं कि बताइए छठवें डिब्बे में, तो छठे डिब्बे में कौन कौन पत्थर रखेगा, तो हम सीधा बात करेंगे। छठे में 6 में 1 का भाग जाता है पहला व्यक्ति रखेगा इसमें, 6 में 2 का भाग जाता है दूसरा व्यक्ति भी इसमें पत्थर रखेगा। यहाँ छठे में 3 का भाग जाता है तीसरा व्यक्ति भी पत्थर रखेगा, और 6 में फिर 6 का भाग जाता है छठा व्यक्ति भी इसमें पत्थर रखेगा। इसी प्रकार हम बात करें कि 50वें डिब्बे में कौन कौन पत्थर रखेंगे, 50वें डिब्बे में कौन कौन पत्थर रखेंगे, तो 50वें डिब्बे में हम सीधा बोलेंगे 50वें डिब्बे में पहला व्यक्ति रखेगा, 50वें डिब्बे में दूसरा व्यक्ति भी रखेगा क्योंकि 50 में 1 का भाग जाता है, 50 में 2 का भाग जाता है, फिर बात करें 50 में 5 का भाग जाता है, फिर बात करें 50 में 10 का भाग जाता है, फिर 50 में 25 का भाग जाता है, और 50 में 50 का भाग जाता है। ये सभी व्यक्ति 50वें डिब्बे में पत्थर रखेंगे। कौन कौन रखेगा, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, बात करें 25वां व्यक्ति और 50वां व्यक्ति, ये सभी व्यक्ति इसमें पत्थर रखेंगे। मैं बात करूं, देखो इसमें पत्थर ये रखेगा पहला, दूसरा, चौथा, इन सभी का योगफल उतने ही तो पत्थर आए थे। यहाँ पे कितने आए थे, 7। छठे की बात करें तो इन सभी का योगफल वही तो आपका आंसर होगा। तो 50वें के लिए इन सभी का योगफल 1 और 2 3 और 5 कितना होगा, 8 और 10 कितना होगा, 18 और 25 कितना होगा, 43। 18, 25, 43 और 50 कितना होगा, 93। तो हम ये बोलेंगे 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या कितनी होगी, 93 होगी। 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या कितनी होगी, 93। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया, एक तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये वाला हो गया। इस प्रकार से आप सोच के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे केवल डिब्बे कितने थे, 50, तो हमने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लिया। यहाँ पे डिब्बे होते 480, यहाँ पे होते 1200, यहाँ पे होते 1600 डिब्बे, यहाँ पे होते 2000 डिब्बे, यहाँ पे होते 10,000 डिब्बे। फिर आप क्वेश्चन को क्या इस तरीके से करते हैं, फिर क्या कैलकुलेशन बनाने के लिए बैठते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे। तो हमने सभी गुणनखंडों का योगफल करना सीखा था। तो गुणनखंडों का योगफल कैसे करते हैं उस बात पे अब आते हैं हम। सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे करते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि 50 के फैक्टर्स कर लेना है। इस 50 के फैक्टर्स कर लेने हैं। मैं बोलूँ ये 2 का भाग जाता है 25, 5 का भाग जाता है 5, फिर 5 का भाग जाता है कितना, 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि 50 में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। इस प्रकार से हम 50 को लिख सकते हैं। तो हमने जब गुणनखंडों का योगफल किया था, अपने नंबर सिस्टम का दूसरा ही लेक्चर ये था कि सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे करेंगे। सबसे पहले उस लेक्चर को देखना ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, और जिन लोगों का देखा हुआ है उनको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। सभी गुणनखंडों का योगफल के लिए इसको लिखना है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखेंगे। हमेशा 0 से स्टार्ट करना होता है जब भी सभी गुणनखंडों का योगफल करना होता है। इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 2, 0 से स्टार्ट करो, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 2 तक। इसको सोल्व करोगे, जब किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये मैंने बताया था। तो 2 की पावर 0 1 और यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए कि 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। आगे बात करें 2 और 1 कितना होगा, 3। ये कितना होगा, 31 और 31 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। तो हम ये बोल सकते हैं 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या कितनी होगी, 93। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि 4800 डिब्बे और 4800 व्यक्ति हैं। वही बात बोल रहे हैं कि पहला व्यक्ति हर डिब्बे में 1 पत्थर रखता है, दूसरा व्यक्ति प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर रखता है, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर रखता है। इसी प्रकार बोल रहे हैं 4800 व्यक्ति 4800वीं डिब्बे में 4800 पत्थर रखता है। तो 48वें
4800वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या कितनी होगी, मतलब 4800 के सभी गुणनखंडों का योगफल वही तो अपना आंसर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले तो क्या करें, 4800 के फैक्टर्स कर लें। 4800 के फैक्टर्स, क्या 4800 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 48 से गुणा 100, क्या 4800 को लिख सकते हैं 48 का गुणा 100 से कर दो, 4800 ही तो होगा। ये हमने बात की थी जब गुणनखंडों की संख्या, जब गुणनखंडों का योग करना सीखा था। यहाँ पे हम बात करें इसको, देखो 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 24, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 1। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 50, फिर 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 और फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो ध्यान से देखो 4800 में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6, 2 कितनी बार आ गया 6 बार। तो हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 6 गुणा, फिर बात करें 3 केवल कितनी बार आए हैं 1 बार, तो 3 की पावर हो जाएगा 1, और 5 कितनी बार आए हैं 2 बार, तो 5 की पावर हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों का योगफल। अब सभी गुणनखंडों का योगफल करने का तरीका हमने सीखा था। सभी गुणनखंडों का योगफल किस तरीके से करते हैं वो हमने सीखा था कि सभी को 0 से स्टार्ट कर दो, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। 0 से लेकर 6 तक आपको लिखना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 1 तक लिखना है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये 2 तक लिखना है। इसकी कैलकुलेशन बनानी है तो हम ये बोल सकते हैं ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 प्लस 3, ये होगा 1 प्लस 5 प्लस 25। ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा 64 और 32 96 और 16 112 120 124 126 127, तो इन सभी का योगफल 127 मल्टीप्लाई ये होगा 4, मल्टीप्लाई इन सभी को देखा जाए तो ये होगा 31। अब आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे इकाई का अंक सभी में अलग अलग हैं, तो आप इकाई के अंक से क्वेश्चन को सोल्व करो। इकाई का अंक देखोगे तो देखो 7, ये 4, ये 1, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 28, और 28 में इकाई का अंक कितना होगा 8। मतलब अपना वो आंसर सही है जिसमें इकाई का अंक 8 होगा। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है व्यंजक के योग के अंतिम 10 अंकों का योगफल क्या होगा। व्यंजक के योग के अंतिम 10 अंकों का योगफल क्या होगा। अंतिम 10 अंकों का योगफल मतलब इन सब का योगफल करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, कहाँ तक सोल्व करोगे यहाँ तक, और सबको जोड़ोगे। सबको जोड़ोगे तो लास्ट के 10 अंक है, मतलब आपको लास्ट से 10 अंक देखने, इकाई का अंक, दहाई का अंक, इस प्रकार से कितने अंक देखने आपको 10 अंक देखने हैं। 10 अंकों का योगफल क्या होगा, आखिरी के 10 अंकों का योगफल क्या होगा। जैसे ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां अंक हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया और ये 10वां। ये 10 अंक हो गए। इन 10 अंकों को आपको जोड़ के बताना है कि इन सभी का योगफल क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। आप ध्यान से देखोगे, इस वाले को देखो सबसे पहले, दूसरे वाले को देखते हैं सबसे पहले। आप देखोगे शून्यों की संख्या हमने टॉपिक पढ़ा था और वहाँ पे ये देखा था कि जब भी शून्यों की संख्या की बात करें तो आपको 5 और 2 के जोड़े बनाने हैं। 5 और 2 के जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही शून्य प्राप्त होती हैं, और शून्य कहाँ पे प्राप्त होती है, लास्ट में। तो हम बात करें यहाँ पे, देखो 5 कितनी बार है, 10 बार। 5 कितनी बार है, 10 बार। 5 10 बार है, और यहाँ पे 4 कितनी बार है, 9 बार। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 4 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर होता है क्या, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 18। ऐसे बोल सकते हैं क्या,
ऐसा बोल सकते हैं कि 2 की पावर 18 है, 5 की पावर 10 है। तो ये 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे? तो 5 10 बार ये कम बार हैं तो 10 जोड़े बन जाएंगे। यदि 5 और 2 के 10 जोड़े बनेंगे, इसका मतलब लास्ट के सभी अंक क्या होंगे? 0 0 होंगे। मतलब यहाँ पे तो लास्ट के सभी अंक क्या होंगे? 0 0 होंगे। तो इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि लास्ट के सारे अंक क्या होंगे? 0 0, क्योंकि 2 और 5 के जोड़े कितने पॉसिबल है? 10 जोड़े पॉसिबल है। तो 10 तो शून्य ही प्राप्त होने वाली है, तो 10 शून्य प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब इसको नहीं लिखना है। आगे बात करें, देखो 5 कितनी बार है? 15 बार, मतलब ये तो 15 शून्य तो कम से कम बनने वाली है। यहाँ पे 15 शून्य, यहाँ पे 5 10 बार तो 10 शून्य, या 5 15 बार तो 15 शून्य। इसको भी नहीं लेना है अपने को, यहाँ पे आगे भी किसी को नहीं लेना है। केवल इस क्वेश्चन में आपको सोल्व किसको करना था? इस पहले वाले टर्म को सोल्व करना है, आगे को सोल्व नहीं करना है। सोल्व इसलिए नहीं करना है कि आगे वाले में तो कम से कम 10 शून्य तो बनने वाली है, और 0 को लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 0 को 0 में जोड़ोगे तो बनेगा भी क्या? 0 ही तो बनेगा। तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे हम यहाँ पे इसको सोल्व करें, तो मैं ऐसे बोल दूँ, इसमें ध्यान से देखना, इसमें ऐसे बोलूँ कि 5 कितनी बार है? 5 बार। इसका मतलब शून्य कितनी बनेगी? 5 शून्य बनेगी। लेकिन इसमें ध्यान देखो, 5 शून्य तो बनेगी, लेकिन 2 के साथ में बनेगी, तो इसको 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 8 भी तो लिख सकते हैं। 4 की पावर 4 को 2 की पावर 8 कैसे? 2 की पावर 2 का स्क्वायर करके क्या लगा दे? पावर 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 8 है, तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि 2 और 5 के 5 जोड़े तो बन जाएंगे, तो यहाँ पे 5 जोड़े तो बन जाएंगे, फिर भी कितना रह जाएगा? 3 पावर रह जाएगा। फिर भी पावर कितनी बनने वाली है? 3 बचने वाली है, क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगा कि 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 तो इसके साथ में आ जाएगी। ये तो कितनी शून्य हो जाएगी? 5 शून्य हो जाएगी। मतलब इसको भी देखा जाए तो लास्ट में शून्य कितनी बनेगी? 5 तो शून्य बनेगी। मतलब ये वाली एक शून्य बनेगी, ये शून्य बनेगी, ये शून्य, ये शून्य और ये शून्य। मतलब लास्ट के 5 अंक तो क्या होंगे? 0 0। अब इन 5 अंकों की बात करनी है, ये 5 अंक क्या रहेंगे? तो हमें पता है कि इनको तो हटा दो, इसको तो हटा दिया हमने। अब क्वेश्चन अपना ये वाला रह गया। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर कितना? 3। केवल इसको सोल्व कर लो, और इसको सोल्व करोगे वही आंसर होगा, क्योंकि इनको जोड़ने पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इनको सोल्व करेंगे तो हम बोलेंगे 2 की पावर 5 कितना होता है भाई? 32। 2 की पावर 5 तो होता है 32 गुणा 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। तो 32 का गुणा 27 से करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं 27 गुणा 2 हो जाएगा 54। फिर बोलेंगे 27 का गुणा 3 से 81, और 5 कितना हो जाएगा? 86। अब आप देखोगे यहाँ पे ये आएगा, इसके आगे भी कोई अंक आएगा नहीं, तो हम ये बोलेंगे इनका योगफल करेंगे तो 6 4 10 और 8 18, मतलब सभी अंकों का योगफल कितना होगा? 18। तो अपने इस क्वेश्चन का, इस बेहतरीन से क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 18। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 एक और आपके सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको बोला गया है कि 3, इससे जो आपको ये व्यंजक दे रखा है 58 फैक्टोरियल माइनस 38 फैक्टोरियल, इस व्यंजक में 3 कितनी बार आएगा? 3 मैक्सिमम कितनी बार आएगा? 3 की पावर अधिकतम कितनी हो सकती हैं वो बताना है। 3 की पावर अधिकतम मतलब 3 कितनी बार आएगा अधिकतम, वो आपको बताना है। तो अब आपको पता है कि इस व्यंजक में 3 किस तरीके से बताएंगे। यदि केवल 58 फैक्टोरियल होता तो हम ये बोल देते 3 आराम से बता सकते थे। कैसे? कि 58 में किसका भाग दिया? 3 का। 58 में 3 का भाग देते तो हम ऐसे बोल सकते हैं 58 में 3 का भाग देने का मतलब कितना हो गया? 19, प्लस 19 में 3 का भाग दिया, 19 में 3 का भाग देंगे तो हम ये बोलेंगे 6, और 6 में 3 का भाग देंगे 2, ये हो जाता। यही तो 3 होता। ऐसा हमने सीखा था जब शून्यों की संख्या पढ़ी थी। यदि हम 38 अकेले 38 की बात करते तो हम ऐसे कर लेते, 3 का भाग दिया कितना हो जाएगा भाई? तो हम बोलेंगे 12, फिर 3 का भाग देंगे कितना होगा? 4, और फिर 3 का भाग देंगे 1। इस प्रकार से ज्ञात कर लेते। लेकिन अब इन दोनों का यदि अंतर कर रखा है और उसमें बोला है कि 3 मैक्सिमम कितनी बार आएगा, तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। और किसको कॉमन लेंगे? जो छोटी संख्या है उसको कॉमन, हमेशा छोटी संख्या को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 38
फैक्टोरियल। यदि 38 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है सब में भाग देना। कॉमन लेने का मतलब होता है सब में भाग देना। तो 58 फैक्टोरियल में किसका भाग लग जाएगा? 38 फैक्टोरियल का। कॉमन लेने का मतलब वही होता है भाग देना। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे माइनस इसमें 38 में 38 फैक्टोरियल का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 भाग देना 38 फैक्टोरियल में 38 का भाग देंगे, 38 फैक्टोरियल का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो आप इसमें से 38 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो अपने पास ये बनेगा। यदि 38 फैक्टोरियल यदि आप कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 38 फैक्टोरियल कॉमन लेने का मतलब इसमें भी 38 फैक्टोरियल का भाग लगेगा और इसमें भी 38 फैक्टोरियल का भाग लगेगा तो ये कितना आएगा? 1। अब आपको पता है कि इसमें हम 3 निकाल सकते हैं, इसमें 3 निकाल सकते हैं कि 3 कितनी बार आएगा, लेकिन इसमें 3 कितनी बार आएगा ये कैसे पता करोगे? मान लो कि आप इसमें 3 निकाल भी लोगे, मान लो कि इसमें 3 आ गया 2 बार, मान लो कि ऐसे 3 की पावर 2, लेकिन इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? 1 है। तो 9 में से 1 घटाओगी कितना? 8। क्या 8 में 3 आएगा? यदि 3 की पावर कुछ भी लगा दो, 3 की पावर 10 लगा दो, इसमें से 1 घटाओगे तो फिर 3 नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आपके पास में 1 घटाने के बाद में 1 कम हो जाएगा तो उसमें 3 नहीं बनता है। तो 1 घटाने के बाद इसमें तो 3 बनेगा नहीं, इसमें 3 बनेगा नहीं। किस वजह से नहीं बनेगा? 1 घटाने की वजह से नहीं बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर में से 1 घटाओ, 3 की क्यूब में से 1 घटाओ तो 27 माइनस 1 कितना? 26। 26 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें 3 नहीं बनेगा। 3 की पावर 4 करेंगे माइनस 1 करेंगे, ये 81 माइनस 1 कितना? 80। 80 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब 1 घटाने के बाद उसमें तो 3 होगा नहीं, मतलब इसमें तो 3 है नहीं। केवल 3 किस में बनेगा? 38 फैक्टोरियल में। 38 फैक्टोरियल में 3 बनेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि 38 में किसका भाग दे लिया जाए? 3 का। 38 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 12। फिर 12 में भी 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग दिया 4, और फिर 4 में भी 3 का भाग जाता है, 4 में 3 का भाग दिया 1, तो 3 कितनी बार आएगा? 12, 4 16 और 1 17। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 3 मैक्सिमम कितनी बार होगा? 3 की हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी होगी? 17। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको एक व्यंजक दे रखा है और इस व्यंजक में आपको ये बोला गया है कि इन सभी का योगफल करने के बाद में आपको 2.5 का अंक बताना है। 2.5 का अंक का मतलब क्या हुआ? आपको पीछे से दूसरे नंबर का, ये 1 का और ये 2.5 का, मतलब यहाँ पे कौन सा अंक होगा वो आपको बताना है। यदि 1 का अंक पूछा होता तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। यहाँ पे 1 का अंक नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है 2.5 का अंक के योगफल में। तो आप ध्यान से देखो, क्या हमने ऐसा किया था क्या कि यहाँ पे जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है 1 के अंक के लिए तो हम 1 से लेकर 4 तक को सोल्व करते हैं, 4 से आगे को सोल्व नहीं करते हैं, क्योंकि 5 में आखिरी का अंक क्या बनेगा? 0। यदि 1 अंक 0 बनेगा, इसकी पावर 5 लगाओगे तो 0 कितनी हो जाएगी? 5 0 हो जाएगी। फिर 0 कितनी बनेगी? 5। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम करते क्या हैं कि 1 से लेकर 4 तक के फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं, 4 से आगे के फैक्टोरियल को हम सोल्व नहीं करते हैं। तो आप ये बोलोगे 5 फैक्टोरियल या इससे आगे के फैक्टोरियल को हमें सोल्व नहीं करना है। अब इनको सोल्व नहीं करोगे तो हमें इनको सोल्व करना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब ये अकेला 1 है तो इसको हम ऐसे लिख दे 0 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 है, तो इससे पहले क्या लगा देते हैं? 0, तो ये 0 1 हो गया। 2 अंक हम लिखते जाएंगे तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होगा, मतलब इसको 0 1 लिख देते हैं। यह 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 का मतलब हम इसको लिख देते हैं 0 4। 1 फैक्टोरियल 1 होगा 0 1, 2 फैक्टोरियल 4, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना होगा? 4, तो इसको 0 4 लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो 6 का क्यूब 6 का क्यूब 6 का क्यूब सबको याद होगा कितना होता है? 216, और 216 में आखिरी के 2 अंक क्या है? 16। तो यहाँ पे इसमें से 2 अंक लेंगे केवल 16, लास्ट के 2 अंक लेते चलेंगे। यहाँ पे 1 ही अंक बन रहा था 0 लगा दिया, यहाँ पे 1 ही अंक बन रहा था 0 लगा दिया, और 6 का क्यूब 216, और 216 में आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल 4, इसका मतलब कितना होगा? 24 है, और 24 की पावर कितनी होगी? 4। 24 की पावर कितनी होगी? 4 होगी। अब 24 की पावर 4 का मतलब यही तो हुआ
24 की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 24 को कितनी बार गुणा करो, 4 बार। 24 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। 24 को गुणा करना है 4 बार। एक तरीका तो क्या होता है कि आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट के 2 अंक देख लो। एक तरीका तो क्या है कि इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई में लास्ट के 2 अंक मिलेंगे आपको। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 576। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 576 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 576, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा 576। इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। अब फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें भी लास्ट में 2 अंक क्या बनेंगे, 76 ही बनेंगे। यदि 576 और 576 का मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट के जो 2 अंक बनेंगे वो क्या बनेंगे, 76 बनेंगे। और 76 बनेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 76 लिखोगे। या फिर इसका एक तरीका और होता है जो आगे हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इन दोनों का आप गुणा करके ही बता देना। आगे हम इसको सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से लास्ट के 2 अंक कैसे निकालते हैं, वो आगे की बात होगी। फिलहाल हम यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे लास्ट के 2 अंक क्या बनेंगे, 76। आप इनको जोड़ोगे तो हम ये बोलेंगे 6 6 12 4 16 और 1 17 है। और ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 कितना होगा, 9, मतलब कितना होगा, 97। ये कितना होगा, 97। हमें एक का एकांक पूछा होता तो कितना होता, 7। दहाइकांक पूछा है अपने को दहाइकांक पूछा तो दहाइकांक क्या हो जाएगा, 9। तो अपने इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 9। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि इन संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो भी एक बड़ी सी संख्या बनेगी, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें टोटल कितने अंक होंगे। अभी तक मैंने बात की है शून्यों की संख्या की। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लो, आपको ये बोलूँ कि मान लो कि 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हम बोलेंगे कितना होगा, 100। तो इसमें कितने अंक हो गए भाई, तो हम बोलेंगे इसमें कितने अंक हुए, 1 2 3। मैं बोलूँ कि 10 की पावर 3 तो ये कितना होता है, 1000 होता है। तो इसमें कितने अंक हुए, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4। कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी अंकों की बात करें, तो शून्य की बात करें, इसमें शून्य कितनी होगी, 2, लेकिन अंक कितने होंगे, 3। इसमें शून्य कितनी होगी, 3, लेकिन अंक कितने होंगे, 4। मैं बोलूँ आपसे 10 की पावर 5 है, तो इसमें शून्य तो कितनी होगी, 5 होगी। शून्य तो कितनी होगी, 5 है, लेकिन अंक कितने होंगे, 6, क्योंकि अंक में ये 1 भी तो आएगा। तो इसमें आपको ये पूछा है, इसमें आपको शून्य नहीं पूछे कि कितनी शून्य होगी, आपसे पूछे हैं कि टोटल अंक कितने होंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी तो 2 की पावर 22 तो ये हो जाएगा, गुणा 5 की पावर ये भी 22। क्या हम यहाँ पे देखें तो घाते दोनों जगह एक समान हैं। यदि घाते एक समान हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 गुणा 5 और पावर में होगा 22, पावर में होगा 22, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब जब घाते एक समान है, घात को एक जगह, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये कितना होगा, 10, और 10 की पावर कितनी होगी, 22। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और ऐसा आते ही हम बता सकते हैं कि इसमें शून्य तो कितनी होगी, तो हम बोलेंगे देखो इसमें 2 पावर तो शून्य 2, 3 पावर तो शून्य 3, 5 पावर तो शून्य कितनी होगी, 5। तो 22 पावर है, 2222 पावर है, इसका मतलब शून्य कितनी होगी, 22 ही होगी। लेकिन अंक पूछा हमसे तो अंक कितना होगा, तो हम बोलेंगे जितनी भी पावर है उसमें एक और जोड़ दो, उतने ही अंक होंगे। तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 2223, क्योंकि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ते ही अंकों की संख्या मिलेगी। तो आंसर कितना होगा, अपने इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 2223। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन और केवल 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है द यूनिट डिजिट ऑफ n की पावर 2p, n की पावर है 2p, मतलब कोई संख्या n है और उसकी घात में है 2p।
मान लो n की जगह कोई भी संख्या होगी लेकिन उसकी पावर 2p लगा रहे हैं। 2p का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या को यदि 2 से गुणा करते हैं, p का गुणा 2 से, p के स्थान पे कोई ना कोई नंबर होगा, किसी भी संख्या का गुणा 2 से करने पे इसका मतलब भी होता है कि वो एक सम संख्या। तो 2p का मतलब क्या हो जाएगा? सम संख्या। 2p का मतलब क्या हो जाएगा? सम, इवन। तो 2p का मतलब हो गया इवन, क्योंकि p का गुणा 2 से किसी भी संख्या का 2 से गुणा कर दो, वो एक सम संख्या ही बनेगी। जैसे मैं बोलूँ 3 का गुणा 2 से करो 6 बनेगा, 5 का गुणा 2 से करो 10 बनेगा, 8 का गुणा 2 से करो 16 बनेगा। किसी भी संख्या का गुणा 2 से करने पे एक सम संख्या होगी। तो इस 2p का मतलब भी क्या है? सम संख्या। आगे उसने बोला है n की पावर 2p प्लस 1, n की पावर 2p प्लस 1। अब आए हैं 2p प्लस 1, 2p प्लस 1। ये क्या होगा? तो हम बोलेंगे किसी भी संख्या का गुणा 2 से कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, तो वही हमेशा विषम होगी। जैसे 5 का गुणा 2 से करो 10 और 1 जोड़ा तो 11। किसी भी संख्या का 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पे वो होगा विषम संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया? विषम, ओड। इसका मतलब हो जाएगा विषम। तो इन दोनों का मतलब तो हो गया, 2p का मतलब तो हो गया सम और 2p प्लस 1 का हो गया ये है विषम। n की पावर में 2p, n की पावर में 2p, n की पावर में 2p का मतलब क्या हो गया? सम। यदि n की घात में सम है, यदि n की घात में सम है और दूसरी जगह बोला है 2p प्लस 1, मतलब n की घात में क्या है? विषम है। n की घात में क्या है? विषम। यदि n की घात में सम है तो उसने बोला है कि जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। n की घात में सम है तो इकाई का अंक 6 और n की घात में सम है तो इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इस बात को संतुष्ट करती है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिस बात को संतुष्ट करती है? क्या हमने ये बात सीखी थी क्या कि किसी भी संख्या का इकाएकांक यदि 4 होता है, किसी भी संख्या का इकाएकांक यदि 4 होता है, सम पावर के लिए 6 होता है और विषम पावर के लिए 4, मतलब n के लिए इसका इकाएकांक क्या होगा? इसका इकाएकांक क्या होगा? 4। 4 की पावर सम लगाएंगे तो 6 होगा और 4 की पावर विषम लगाएंगे तो कितना होगा? 4। ये बात हमने सीखी थी। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन आप देखोगे 2 अंकों का, उसमें इकाई अंक कितना होना चाहिए? 4। आप देखो एक ऑप्शन आपको दे रखा है 49, एक दे रखा है 98, एक ऑप्शन दे रखा है 84 और एक ऑप्शन दे रखा है 94। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए। तो इकाई का अंक होना चाहिए 4, इकाई का अंक होना चाहिए 4। मतलब ये आपका आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 2 आंसर आपके नहीं हो सकते, 2 ही आंसर हो सकते। लेकिन उसने ये भी बोला है कि वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, 2 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 94। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 94। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। 17 की पावर 17 फैक्टोरियल की पावर 27 फैक्टोरियल में आपको इकाएकांक बताना है, किसका इकाएकांक क्या होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे? आपने देखा था कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि जैसे मान लो कि 22 हैं, इसकी पावर है 143 फैक्टोरियल। क्या ऐसा काम किया था क्या? मैंने बोला था कि पावर में यदि 4 फैक्टोरियल है, इससे बड़ी संख्या है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग जाता है, तो आपको इसको देखना ही नहीं था। आपको पता है कि यहाँ 17 फैक्टोरियल की पावर 27 फैक्टोरियल है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हमने ये बात की थी इकाई के अंक में, लास्ट क्लास में इसकी बात हुई थी कि जब भी आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 से पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 आएगा। और 0 के स्थान पे हमने को पता है कि 0 के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? 4 का प्रयोग करते हैं। तो इकाएकांक 7 हैं तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से आती है यदि आपने पिछली क्लास या देखी है, पिछले कॉन्सेप्ट यदि आपने सीखे हैं। तो 0 के स्थान पे हम 4 का प्रयोग करते हैं और हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 का गुणा 7 से 49 और 7 का गुणा 7 से 49। इकाएकांक 9, इकाएकांक 9, 9 का गुणा 9 से करेंगे 81 और 81 में इकाएकांक क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। 3 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इन
तीनों क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो अगली क्लास में इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपने 4 टॉपिक के नंबर सिस्टम के पूरे हो चुके हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।